हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छोटे से नन्हे से प्यारे से चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था वर्क डन, बेसिकली मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र था। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे हीट, वो भी बेसिकली क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट या एनर्जी बोल सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीट। हीट बेसिकली क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये भी है। मोड ऑफ हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी। हीट इज डिफाइंड एज ए एनर्जी दैट heat is defined as energy that flow due to temperature difference between system and surrounding बेसिकली एक हीट क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, हीट को हम बेसिकली क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो जो वर्क की यूनिट है वो ही हीट की भी यूनिट होने वाली है। अगर यूनिट की बात करें तो बेसिकली जूल, एटमॉस्फेयर लीटर और अर्ग, ये सभी यूनिट होने वाली हैं। और कैलोरी, जैसे अगर मैं थोड़ी साइन कन्वेंशन की बात कर लूँ तो मतलब साइन कन्वेंशन यूनिट की बात कर लूँ तो 1 जूल इज इक्वल टू 4.2, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 101.3 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल, और एक अर्ग बराबर 10⁻7 जूल। ये हमारी कुछ कन्वेंशन है जो कि हमको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन इन्हीं से मतलब कन्वर्जन करवाने लगता है। कैलोरी में आंसर आया तुम्हारा और जूल में आंसर पता करना है तो 4.2 से क्या कर देना है, बेसिकली मल्टीप्लाई कर देना है। एटमॉस्फेयर लीटर में मोस्टली आंसर आते हैं, तो उसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम 101.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह अर्ग को भी हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 10⁻7 टाइम्स होता है। तो हीट तुमको समझ में आई। अगर मैं इसकी साइन कन्वेंशन की बात करूं तो सबसे पहले हम इसका साइन कन्वेंशन समझते हैं। ठीक है, हीट का हम समझ रहे हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अगर हीट पॉजिटिव है, हीट कैसी है, पॉजिटिव, तो इधर क्या दिया होगा, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। हीट इज गिवन टू द सिस्टम। अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, हीट पॉजिटिव आएगी। अगर हीट नेगेटिव है, हीट इज टेकन आउट from the system to surrounding। तो बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन याद रखने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन आनी चाहिए। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बेसिकली ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब। अगर Q पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब और होगी,
एब्जॉर्ब, और क्यू अगर नेगेटिव है तो हीट क्या होगी, रिलीज। सिंपल भाषा में हीट क्या होगी, रिलीज। तो ये हमारा थोड़ा सा साइन कन्वेंशन है, इसको अपने दिमाग में बिठा के चलना है। अब हम फाइनली मूव करेंगे हीट कैपेसिटी। बेसिकली हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को हम सिंपली सी से डिनोट करते हैं। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होता है किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 ग्राम मतलब 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है किसी भी सब्सटेंस का, मतलब उसकी नॉन क्वांटिटी नहीं रहेगी, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल देंगे। अमाउंट ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो बेसिकली क्या है इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ heat required amount of heat required to substance to raise the temperature, to raise its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called heat capacity, heat capacity। तो बेसिकली हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन डेल्टा टी। क्या है ये, हीट रिक्वायर्ड, ये क्या है हीट रिक्वायर्ड, और ये क्या है रेज इन टेम्परेचर, तो इसको लिख सकते हैं हीट रिक्वायर्ड और अपॉन रेज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो इसको क्या किससे, Q अपॉन डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और बेसिकली हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी है प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ये अमाउंट पर डिपेंड करेगी, मतलब बाइफरकेशन करेंगे तो अलग अलग आएगी। अगर बाइफरकेशन पर क्वांटिटी, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी सेम आती है तो मतलब क्या होगा, इंटेंसिव। अगर एक्सटेंसिव है तो बाइफरकेशन करने पर अलग अलग आने वाली है, डिवाइड हो जाएगी, मतलब हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी के बारे में और कुछ जानना है, हाँ इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिट की बात कर लो, यूनिट तो क्यू है ऊपर तो जूल, और नीचे जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन, या फिर तुम बोल सकते हो क्या बोल सकते हो, जूल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल सकते हो जूल कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ। ये हमारा छोटा सा हीट कैपेसिटी पर नॉलेज था। अब हम इसी के आगे बढ़ेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी समझेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी में तो एक किसी भी अमाउंट का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। अगर हम इधर अमाउंट फिक्स कर दें कि 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसको हम मोलर हीट कैपेसिटी को Cm से डिनोट करते हैं। तो इसको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature,
रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। अब 1 मोल सब्सटेंस के लिए डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी होता है हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, C अपॉन डेल्टा टी और N आगे लग जाएगा, मोल ऑफ सब्सटेंस। इसका ये फॉर्मूला रहेगा मोलर हीट कैपेसिटी का, Cm का फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इसकी बात करें, इस फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से देखना, तो अगर मैं ये इसको बताऊं इंटेंसिव है या फिर एक्सटेंसिव। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तुम लोगों को, इंटेंसिव इज इक्वल टू, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आती है, इंटेंसिव। हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मोल्स क्या है, ये बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही हैं तो ये मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलर हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट की बात करूं तो ऊपर क्या है, अरे Q अपॉन डेल्टा टी लिखो ना, Q अपॉन डेल्टा टी। तो जूल, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, या कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर लिख सकते हो जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर लिख सकते हो कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये हमारा मोलर हीट कैपेसिटी आई थिंक समझ में आया होगा। इसकी यूनिट वगैरह अच्छे से याद रखनी है, यूनिट्स में काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। तो इधर देखो हीट की यूनिट जूल है, ये मोल है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो जो अपॉन में है तो माइनस की पावर आएगी दोनों के ऊपर। तो आई थिंक ये चीज़ें तुमको समझ आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरफ बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CS से डिनोट करते हैं, CS से। बेसिकली स्पेसिफिक हीट सब कैपेसिटी क्या होता है, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन से टेम्परेचर उसका राइज कर रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब अमाउंट ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिखो, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature, the temperature by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin of 1 gram substance, 1 gram substance, 1 ग्राम सब्सटेंस। इसका फॉर्मूला होता है मोलर हीट कैपेसिटी, Cm बेसिकली क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ये क्या है, मोलर हीट
कैपेसिटी, ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। तो CS को हम बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CS से डिनोट करते हैं। CM अपॉन, इसको अगर मैं फॉर्मूला लिखूं इसका, Q अपॉन M डेल्टा T, ये हमारा फॉर्मूला है। और ये भी देखो, Q क्या है, Q बेसिकली हीट और M क्या है, मास, मतलब दोनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहे हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आएगी। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या है, जूल। अब इधर पर मोल नहीं आएगा, पर केजी आएगा, पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम पर केल्विन, या कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, या फिर जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये सब यूनिट्स हैं जो कि तुमको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक समझ में आई होगी। कैमरा अभी तक तो चल रहा है, खैर पहली बार इतना लंबा सही चल रहा है, पता नहीं अपने आप बंद हो जाता है, बार बार देखना पड़ता है। उसके लिए मैं थोड़ी स्क्रीन से बाहर जाता हूँ, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए हालांकि। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है यार, खूब अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी, एक नई टर्म, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को बेसिकली हम U से भी डिनोट करते हैं और E से भी, दोनों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी। बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मतलब एक सिस्टम के पास जितनी टाइप की एनर्जी हो सबको सम अप कर दो, इंटरनल एनर्जी वही होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी associated with system, जैसे इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी, और भी जितनी एनर्जी होती है, प्लस न्यूक्लियर एनर्जी, और जितनी प्रकार की तुमको पता हो, वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सभी का सम अप होता है। ठीक है, और बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। तो बेसिकली हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये बेसिकली ये कैसा है, स्टेट फंक्शन है। ये कैसा है, स्टेट फंक्शन। तो हम इसकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हम इसकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हम डेल्टा निकालते हैं, बस इसका चेंज निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल से इस तरह इंटरनल एनर्जी आएगी। और बेसिकली क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब बाइफरकेशन करने पर अलग अलग इंटरनल एनर्जी आएगी। ठीक है,
तो आई थिंक इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसको कई प्रकार से चेंज कर सकते हैं। एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज बाय, पहला किस, हम इसको वर्क डन मतलब या हीट देकर, दो ही इसके मतलब इंटरनल एनर्जी को सिर्फ दो फैक्टर अफेक्ट करेंगे बेसिकली, या तो हीट दे दो या तो एब्जॉर्व कर लो हीट, या फिर वर्क डन ऑन सिस्टम करवा दो या बाय द सिस्टम करवा दो। तो बेसिकली या फिर तीसरा मैटर का ट्रांसफर वगैरह भी करवा सकते हो। बेसिकली हीट पासेस इन और आउट ऑफ द सिस्टम, आउट ऑफ द सिस्टम पहला। दूसरा वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम, और मैटर को क्या कर मैटर इंटर इनटू द सिस्टम हो सकता है। थर्ड मैटर इंटर इनटू द सिस्टम। हम डिफरेंट ये सब पैरामीटर से क्या करेंगे, हम इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगे। अब हमारी भूमिका बन गई है, अब हम चलेंगे। बेसिकली हमने वर्क पढ़ लिया अच्छे से, हीट पढ़ ली, अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हैं। बेसिकली वर्क डन और हीट आएगा पिक्चर में, इसलिए वर्क डन और हीट को पहले पढ़ते हैं और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। हालांकि चलो, तो अब हमारा टाइम आ गया है कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, जिसको फ्लॉट कहते हैं। फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम सिंपल लिखते हैं FLOT, फ्लॉट। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑलवेज कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड but energy of system remains conserved। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने वाटर H2 प्लस हाफ O2 मिला के क्या बना दिया, वाटर H2 प्लस हाफ O2 मिलके मैंने वाटर बना लिया, तो इसमें एनर्जी कितनी निकली, एक्स जूल निकली एनर्जी। अगर मैं इसको वाटर को मैं डिसोसिएट करूंगा ना H2 प्लस हाफ O2 में, तो मेरी सेम एनर्जी ही लगेगी, एक्स जूल ही लगेगी इसको फर्दर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए। तो आई थिंक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। चलो, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है तो इस मेरा अभी तो मैंने पूरा समझाना है। तो चलो, सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ती है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब इंक्रीज कराना है, कैसे कराएंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी इंक्रीज बाय,
अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हीट को दे सकते हैं। दो ही पैरामीटर हैं, हीट या वर्क। इंटरनल एनर्जी के लिए दो ही, हीट या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, या वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं ऑन द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो पहला वाई गिवन by providing heat to the system, या तो हम सिस्टम को हीट दे दें तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर क्या है? वाई डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो भी इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होगी? बढ़ेगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बस ये 2 पॉइंट पता है तो अब थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला निकल आएगा। बेसिकली सपोज दैट, चलो इधर ही बता रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी इसकी यू थी, इंटरनल एनर्जी इधर मान लो यू थी, तुमने क्यू अमाउंट की हीट दे दी, हीट गिवन, हीट एब्जॉर्ब की इसने, हीट एब्जॉर्ब, तो इंटरनल एनर्जी U प्लस Q हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मैं W वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस वर्क डन करवा रहा हूँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब मैं सिस्टम पर वर्क करा दे रहा हूँ तो इधर से बेसिकली क्या होगा? U प्लस Q प्लस W। अब देखना जो फाइनल इंटरनल एनर्जी आई है तो वो क्या होगी? इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ये क्या है? इनिशियल, इसको हम इनिशियल मान लेंगे, U1 प्लस Q प्लस W। अब मैं U1 को इस साइड ले आऊँ, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W, और इधर से निकलेगा डेल्टा U बराबर Q प्लस W। यही हमारा क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला निकल आया है। यही फॉर्मूला है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आता है। इसमें जितने चाहो उतने स्टार लगा लो क्योंकि इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंट प्रोसेस के लिए भी बनते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आया है। चलो अब हम डिफरेंट प्रोसेस के लिए इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? अल्टर करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला डेल्टा U बराबर Q प्लस W। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला आ गया है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको अच्छे से समझ में आ गया है। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही ये इसको बनाया जा सकता है ना इसको ख़त्म कर किया जा सकता है, ये बेसिकली कंजर्व होता है। मतलब अगर हीट निकलेगी तो अगर एक मॉलिक्यूल है उसको तोड़ने के लिए x जूल लगे तो उसको बनाने के लिए भी x जूल ही एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब मैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक्स के लिए मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला को मैं मॉडिफाइड करता रहूँगा। सबसे पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U बराबर Q प्लस W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा U बराबर Q प्लस W बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतनी बात समझ में आती है। ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और डेल्टा T 0। तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W, ये बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो लेकिन इसमें देखो, इसको मैं डेल्टा से भी लिख सकता हूँ, डेल्टा U बराबर डेल्टा Q प्लस DW। अगर मैं इसको DW को खोलकर भी लिखूं तो डेल्टा U बराबर
डी क्यू प्लस माइनस पी डेल्टा वी, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें कहीं भी टेम्परेचर का सच तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो तुमको आइडियल गैस, आइडियल गैस को थोड़ी समझना पड़ेगा इधर। आइडियल गैस, आइडियल गैस बेसिकली, आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी का पहले फॉर्मूला लिखो। इंटरनल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये फंक्शन होता है काइनेटिक एनर्जी किसका, टेम्परेचर का, और ये फंक्शन होता है पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली फंक्शन होता है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का। अब आइडियल गैस इक्वेशन में गैस के ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं मिलता है। गैस एक्सपीरियंस नो इंटरेक्शन मतलब किसी भी प्रकार का रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं लगता। सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो गैस होती है आइडियल गैस में गैस के किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं मिलता है, मतलब रिपल्सन। तो मतलब किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं मिलता, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और इंटरनल एनर्जी अब किसके, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई है, और काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। देखो अब डेल्टा यू को क्या मैं इधर जीरो बोल सकता हूँ, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं। डेल्टा यू अगर ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो गया, तो मैं इसको खटा जीरो कर सकता हूँ या नहीं। तो इधर से डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू आ सकता है, डी डब्ल्यू, या क्यू बराबर सिंपली डब्ल्यू, नहीं क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसे रॉकेट साइंस नहीं लगी थी, इसमें हमको थोड़ी सी आइडियल गैस इक्वेशन को हमने यूज़ किया है, और हमारा क्या रिजल्ट आ गया है। अगर तुम हीट बढ़ाओ, बर्गडन करोगे तो बेसिकली हीट चेंज करोगे तो बर्गडन होगा। इंटरनल एनर्जी अब आउट ऑफ बॉक्स चली गई है, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी का कोई काम नहीं। अगर मैं दूसरी प्रोसेस की बात करूं, और ये कहानी चल रही है, इसको बेटा लिखते जाओ अपनी कॉपी में लिखते जाओ, वरना सुनने इधर से सुनोगे उधर से निकाल दोगे, कोई मतलब नहीं निकलता है लेक्चर देखने का। तब भी लेक्चर देखने को बैठो तो एक नोट्स होना चाहिए। नोट्स में पन्ने होते हैं, पन्नों में लिखो, और जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं तो अलग से रखना है। एक शॉर्ट नोट्स की डायरी रखोगे तो एक साइड फार्मूले लिखते जाओ, और एक साइड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको लिखते जाओ। मतलब डायरी इस तरह से खुलती है। तो इसमें आज जो पढ़ाया है मैक्सिमम, आज पढ़ाया है पूरे 1 घंटे में, तो मैक्सिमम तुम्हारा 1 पेज में आ जाना चाहिए। 1 पेज का मतलब ऐसा कतई नहीं है कि छोटा छोटा करके 1 पेज में पूरा लिख दो, बिल्कुल नहीं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि तुमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन निकल रहे हैं, या कंसेप्ट कोई लाइन में कंसेप्ट अच्छा छिपा हुआ है, तो वो लाइन्स लिखनी है, और वो फार्मूले तो सभी लिखने ही हैं। बेसिकली अल्टीमेटली तुम्हारे फार्मूले बढ़ते ही जाएंगे, जैसे जैसे फिजिकल केमिस्ट्री आगे चलती जाएगी, तुम्हारे इतने ज़्यादा फार्मूले हो जाएंगे। इसलिए अभी से नोट्स बना के चलना है साथ साथ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, ये सभी प्रोसेस अब तुमको रट जानी चाहिए, क्योंकि ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। आई थिंक मैंने तीसरी बार, अभी जो थर्मोडायनेमिक्स में तीसरी बार बता रहा हूँ ये सब। आइसोकोरिक प्रोसेस में बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, और डेल्टा भी क्या होता है, जीरो। इतनी बात सबको पता है। और डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये किससे लिखी है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ये इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिखी है हमने। तो देखो इसमें
अब बेसिकली इसमें कहीं वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिखाई देगा। मैं डेल यू लिख सकता हूँ स्मॉल चेंज के लिए, डेल क्यू। और डब्लू को बेसिकली, डब्लू क्या होता है माइनस पी डी वी, यही तो होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस पी डेल वी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इधर वॉल्यूम क्या है, जीरो, मतलब ये क्या जीरो हो गया। मतलब डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू, मतलब इंटरनल एनर्जी बराबर होगी किससे, हीट एक्सचेंज से। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटरनल कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, तो डेल यू बराबर डेल क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सब समझ के चलना है। ये सब क्वेश्चन में ये सब प्रोसेस दी होंगी, और तुमसे इंटरनल एनर्जी, हीट कुछ भी पूछ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इस पर। अब मैं बेसिकली एडियाबैटिक की बात करूं, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ी बहुत याद आना चाहिए। जैसे मैंने नाम लिया एडियाबैटिक, तो तीसरी बार पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात इतना दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि इसमें हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मतलब किसी प्रकार का एक्सचेंज नहीं होता है। तो मतलब हीट क्यू क्या होता है, जीरो बेसिकली। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इधर क्यू क्या होता है, जीरो। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या थी, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब तुमको ये इक्वेशन भी याद हो गई होगी। तो इधर क्यू क्या है एडियाबैटिक में, जीरो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या, वर्क क्या हो गया, बिल्कुल सही। तो ये हमारे क्या होगी, एडियाबैटिक की कंडीशन। अब हमारी दो प्रोसेस और बची हैं, एक आइसोबारिक प्रोसेस बची है, एक साइक्लिक प्रोसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में बेसिकली प्रेशर कांस्टेंट होता है और डेल्टा पी क्या होता है, जीरो। मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, और डेल्टा पी जीरो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखो, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब मैं अगर इसको डेल यू प्लस बराबर डेल क्यू, डेल्टा क्यू प्लस माइनस लिखूंगा, अब मैं इधर माइनस पी डी बी। अब इधर तो डेल्टा पी तो है नहीं, मतलब इधर अब इसको मैं थोड़ी रीअरेंज करूंगा, रीअरेंज थोड़ा, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डेल यू प्लस पी डेल्टा वी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। ये जो टर्म है इसी को बोलते हैं क्या, डेल्टा एच, इसका नाम है एंथैल्पी। ये हम चल के आगे ही पढ़ने वाले हैं, एंथैल्पी। तो बेसिकली डेल्टा एच एंथैल्पी कैसे निकलती है, इंटरनल एनर्जी और पी प्लस डी वी से। तो ये हमारा एंथैल्पी निकल के आ गया। अब हम लास्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में मैंने बताया था तुमको, अगर तुम ऐसे इधर से स्टार्ट किया तुमने, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, और डी से तुम ए पर आ गए, डी से अगर तुम ए पर आ गए, मतलब जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था यही तुम्हारा क्या था, इनिशियल पॉइंट, और यही क्या हो गया तुम्हारा फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर बराबर हैं
तो क्या होगा, ये साइक्लिक प्रोसेस होगी। इतनी बात समझ में आती है तो बताओ। बेसिकली समझ में आनी ही चाहिए, इसमें ना समझने वाली कुछ बात ही नहीं है। तो बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट होगा, फाइनल स्टेट। तो इसमें डेल्टा जितने जितने भी स्टेट फंक्शन है, ऑल स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्योंकि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। किसी भी स्टेट फंक्शन में क्या होता है, स्टेट फंक्शन में ले लो, जैसे इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो बेसिकली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। और जब यू फाइनल यू इनिशियल जीरो है तो बेसिकली डेल्टा यू क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो बेसिकली ऑल स्टेट फंक्शन इसमें इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल स्टेट फंक्शन हैव वैल्यू कितनी होती है, जीरो आएगी। जैसे अगर मैं डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू लिखूं बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो डेल्टा यू क्या है, स्टेट फंक्शन है। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी बेसिकली स्टेट फंक्शन है। ये इसका चेंज निकाल सकते हैं, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते, यू इनिशियल यू फाइनल हम नहीं निकाल सकते बेसिकली। तो हम डेल्टा यू निकालते हैं, स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस सभी स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी ही नहीं, जितने भी हमने स्टेट फंक्शन पढ़े हैं और जितने भी हमको पढ़ने हैं अभी चैप्टर में, साइक्लिक प्रोसेस में सभी स्टेट फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इधर से क्या निकला, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, कर लो जाते जाते। और अभी तक ये सब प्रोसेस जितने आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक वगैरह, ये सब प्रोसेस तुम्हारे जहन में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि तब तक ये प्रोसेस का तुमको मतलब इसमें क्या कांस्टेंट होता है, क्या जीरो होता है नहीं पता है, तो तुम क्वेश्चन से डील ही नहीं कर सकते। इसलिए चैप्टर में मैंने बार बार रिपीट की हैं चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन में अल्टीमेटली लिखा होगा डायरेक्ट, उधर ऐसा नहीं लिखा होगा कि डेल्टा टी जीरो, उधर लिखा होगा क्वेश्चन में आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो तुमको खुद से रिकॉल करना, अच्छा आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट मतलब डेल्टा पी जीरो, तो तुमको खुद से एनालाइज करना है ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस्ड 15 किलोजूल एनर्जी each second as mechanical work and lost 2 kilojoule heat to the surrounding then the change in internal energy, the change in internal energy of the motor each second is पहला ऑप्शन -17 किलोजूल, बी ऑप्शन -27 किलोजूल,
सी ऑप्शन 17 किलो जूल, डी ऑप्शन 27 किलो जूल। अब सबसे पहले तुमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। मैंने पहले बता दिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही क्वेश्चन है, तो तुमको इतना तो पता चल गया होगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है। इन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस इतने किलो जूल एनर्जी ईच सेकेंड, मतलब वर्क दे दिया है एज ए मैकेनिकल वर्क, मतलब वर्क दे दिया है, वर्क डन क्या दिया, प्रोड्यूस्ड एनर्जी एज सेकेंड बाय मैकेनिकल वर्क। इलेक्ट्रिक मोटर मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, इधर मोटर कर रही है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन अगर बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम तो कैसा वर्क होगा, ये 15 क्या होगा, -15 एंड लॉस 2 किलो जूल हीट। एनर्जी लॉस हो रहा है, लॉस हो रही है तो एनर्जी की हीट अगर रिलीज हो रही है, लॉस हो रही है तो हीट की वैल्यू क्या आएगी, जैसे हीट की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव। अगर एब्जॉर्ब होती तो पॉजिटिव आती। तो बेसिकली साइन कन्वेंशन का ही बड़ा खेल रहता है थर्मोडायनेमिक्स में, क्वेश्चन तुमको बन जाते हैं, लेकिन तुम नेगेटिव देखो, ऑप्शन में ही देखो, एक पॉजिटिव में दिया है, एक नेगेटिव में दिया है। सबसे ज़्यादा एग्जामिनर तुमसे साइन कन्वेंशन में ही खेलता है। अगर तुमको साइन कन्वेंशन आता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब बेसिकली तुमको डब्ल्यू पता चल गया है, -15 है, और हीट पता चल गई है। पूछा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, Q प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा U बराबर Q कितना है, -2, और W कितना है, -15, तो टोटल आ गया -17 किलो जूल। हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। बहुत प्यारा लेक्चर है, और बाहर बारिश भी होने लगी है, बहुत थोड़ी अच्छा माहौल है आज का। तो आई थिंक लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मतलब तब भी लेक्चर देखें। मैं बार बार बोलता हूँ कि नोट एक बार खुद से अपने हैंड रिटन नोट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त के नोट का अच्छा तुमने बना लिए, दो मैं फोटो कॉपी करवा लूँ, तो उससे बेटा कुछ नहीं होने वाला, उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्योंकि यार ऐसे तो मतलब इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, चाहे जो उठा के रख लो, मतलब ये किताब के तरीके से हो जाएगा। जो तुम पढ़ रहे हो, मुझसे सुन रहे हो, कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, अपने हाथ से लिखोगे तो और अच्छे से क्लियरिफिकेशन आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स अपने हाथों से बनाओ। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, जय हिंद, टेक केयर।